सो वेल हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था किस तरीके से जो है मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसी की वजह से, मर्केंटाइलिज्म एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी जो यूरोप में आई 16th सेंचुरी में, उसकी वजह से किस तरीके से यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे अलग अलग देशों के वो सीधा इंडिया की तरफ भागे. सो वी हैड लाइक डच, वी हैड पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच ऑल कमिंग टू इंडिया. और फिर हम लोगों ने किस तरीके देखा कि किस तरीके से जो डच, पोर्टुगीज वगैरह थे उनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो गया. फिर जो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी शुरू हुई इंडिया में, जिसने कि जो कि कार्नाटिक वॉर्स में रिजल्ट हुआ. इस कार्नाटिक वॉर्स में जो कि ओवर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के लिए चला था, जिसमें कि फ्रेंच जो थे वो हार गए, ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए, राइट. और इसके बाद से जो है ब्रिटिशर्स का इंडिया में ट्रेड डोमिनेशन और साथ ही साथ जो है कह सकते हो कि टेरिटोरियल डोमिनेशन लाइक थ्रू कॉलोनियलिज्म और कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सब जो है सारे रिजल्ट्स आए इसमें. और फिर हम लोगों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में अराइवल और इसके जो है राइज के बिगिनिंग पार्ट को देखा, खास करके जो है जो फरमान 1691 और 1717 में इनको दिया गया था. और फिर कैसे जो है जो इनका जो ट्रेड डोमिनेशन था, कैसे जो है वो फिर इनके टेरिटोरियल डोमिनेशन या टेरिटोरियल एम्बिशंस में रिजल्ट हुआ. ये टेरिटोरियल एम्बिशन का मतलब हो गया कैसे जो है वो इंडिया पे कब्जा करने का इनका जो है इंडिया पर कब्जा करने की इनकी महत्वाकांक्षा कैसे पैदा हुई. और उसकी वजह से कैसे जो है जो इंडिया के छोटे छोटे जो राज्य बन गए थे, जो टेरिटोरियल पावर्स थे इंडिया के, उनके साथ इनका जो है युद्ध शुरू हुआ. और ऐसे में पहला युद्ध जो है वो बंगाल से शुरू होता है. अब इस समय में बंगाल के अंदर जो है करंटली बंगाल, बिहार, जैसे बिहार झारखंड सब था, उड़ीसा, ये सब आता था. ओके. अब जो फरमान जो ग्रांट किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल्स के द्वारा, उसकी वजह से जो लोकल बंगाल के नवाब थे, ठीक है ना, उनके बीच में जो है थोड़ा सा रोष था, उनके बीच में असंतुष्टि थी. बेसिकली दे वर नॉट लाइक क्वाइट हैप्पी विद दैट. रीजन ये था कि अब चूंकि इनको जो है कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे करना था कोलकाता के पोर्ट पर, तो इसकी वजह से जो है इनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था. इनके आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन नवाब का वो लॉस हो रहा था. इसके अलावा जो है ब्रिटिशर्स जो थे वो इन फरमान्स का या इन राइट्स का जो है मिसयूज भी कर रहे थे. ये जो है दस्तक बेचते थे. दस्तक जो है फ्री पास होता था, जो जिसका यूज करके यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया में जो यहाँ पर सामान अपना ला सकते थे. तो मतलब खुद का जो पावर है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है दूसरे भी जो ब्रिटिश ट्रेडर्स होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी अगर कोई ब्रिटिश ट्रेडर्स होते हैं या कोई यूरोपियन ट्रेडर्स होते हैं, उनको भी ये अपना दस्तक के फॉर्म में जो है अपना ये राइट जो है वो बेच देगा. ये जो इसको प्रिविलेज मिला हुआ है वो उसको एक्सटेंड कर देगा. वो लोग भी जो है बिना टैक्स पे किए यहाँ पर जो है सामान बेच सकते हैं. तब इसकी वजह से जो नवाब थे उस समय के, सिराजुद्दौला, उनको गुस्सा आया. उन्होंने जो है इंग्लिश फैक्ट्री जो थी कासिम बाजार में, उस पर हमला बोला. फिर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया. अब ब्रिटिशर्स जो थे वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने रिटेलिएट किया और उन्होंने जो है कलकत्ता जीत लिया रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में. और उसके बाद उसने जो है नवाब ऑफ बंगाल के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो फ्रेंच के साथ मिलकर जो है ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ जो है साजिश रच रहे हैं. तो मतलब कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो भाई ठीक है, कोतवाल को ही डांटना शुरू कर दिया. अब उसके बाद 1757 में जो है कंपनी की जो सेना थी वो और नवाब ऑफ बंगाल की जो सेना थी, उनके बीच में प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं. इंपॉर्टेंट डेट 1757, बैटल ऑफ प्लासी. इस बैटल में सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए और उनको मार दिया गया. इसकी एक मेजर वजह यह थी कि नवाब के जो कमांडर इन चीफ थे, सेनापति मीर जाफर ने एक्चुअली ब्रिटिशर्स के साथ जो है पहले से ही अपनी साठगांठ कर ली थी. ओके. ब्रिटिशर्स ने उसे प्रॉमिस किया था कि भैया सिराजुद्दौला को जाने दो, तुमको हम नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे और साथ ही साथ जो है और बदले में ऑफकोर्स तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा हमको और ट्रेडिंग प्रिविलेज देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तुमको हम नवाब बना देंगे. तो भाई मीर जाफर के मन में जो है लड्डू फूटा और लड्डू फूटने की वजह से वो क्या हो गया, उस लड्डू का टेस्ट लेता रह गया और सिराजुद्दौला को जो है युद्ध के मैदान में हारने और मरने के लिए उसने छोड़ दिया. अब इस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है फ्री ट्रेडिंग राइट मिल गया पूरे बंगाल प्रोविंस के अंदर. इसके अलावा जो है ब्रिटिशर्स को 24 परगनाज के अंदर जमींदारी मिली. जमींदारी एक अलग व्यवस्था थी जिसके अंदर जो है आप जो है उन एरियाज से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए इंटाइटल्ड हो जाते थे. तो 24 परगनाज जो है, जैसे अभी के टाइम में डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उसी तरीके से जो है अब ऑफ कोर्स अभी के डिस्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली बहुत छोटे हो जाएंगे, उस समय के परगना काफ़ी बड़े हुआ करते थे. तो 24 परगना के अंदर जो है इनको जमींदारी मिल गई और एक तरीके से ये जो है मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हो
ठीक है ना, डिफैक्टो ये रूलर्स हो गए बंगाल के। इसके अलावा जो है अब वो जो है बंगाल के रिसोर्सेज का यूज करके वो एक बड़ी आर्मी मेंटेन कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया बैटल ऑफ प्लासी की वजह से। अब बैटल ऑफ प्लासी की वजह से जहां मान लो कि ब्रिटिशर्स को बंगाल के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गया, ठीक है, और वो जो है अपने पपेट समझते हो कि नहीं, कठपुतली शासक मीर जाफर को जो है नवाब ऑफ बंगाल बना दिया उसने। मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम बना, वो भी जो है पपेट ही था, कठपुतली ही था, लेकिन इस कठपुतली के अंदर थोड़ा सा जो है कह सकते हो कि एक सेल्फ प्राइड था, सेल्फ रिस्पेक्ट था, ठीक है ना। शुरू में जैसे कि मीर कासिम ने जो है बर्दवान का जागीर जो है मिदनापुर और चितगांव जो है वो कंपनी को दे दिया, ठीक है ना, और इसके अलावा इसके ऑफिसर्स को भी काफ़ी जो है वैल्यूएबल जो है गिफ्ट्स वगैरह दिए। लेकिन बाद में जाके वो जो है एक अच्छा शासक साबित हुआ, एक जो है कैपेबल रूलर वो साबित हुआ, सक्षम शासक साबित हुआ, जिसने कि एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की कोशिश की शुरुआती दौर से ही। मतलब पपेट के तौर पर वो आया था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी पपेट बन के रहने की। वो चाहता था कि वो बंगाल का अच्छा शासक बन सके, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को ये बात तो पसंद नहीं आएगी, भाई कठपुतली के तौर पर बिठाए हैं तो कठपुतली बन के रहो। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने फिर उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। ओके, मीर कासिम को इन्होंने जो है 1763 में जो है हराया। वो बेचारा वहाँ से भागकर अवध चला गया और वहाँ पर उसने जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ जो है संधि की, और इसके अलावा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द सेकेंड, उसके साथ। फिर जो कंबाइंड आर्मी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है युद्ध किया, और ये आर्मी जो कंबाइंड आर्मी थी, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द सेकेंड मुगल एम्पायर, इनकी जो कंबाइंड आर्मी थी उसको ब्रिटिश फोर्सेज ने बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया। बक्सर के युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 में हुआ उसमें हरा दिया। अब इस युद्ध का परिणाम देख लो। पहली बात कि जो मुगल बादशाह थे बेचारे, वो बादशाह नहीं रहे, वो जो है ब्रिटिश पेंशनर बन गए। अंग्रेज उनको जो है पेंशन देंगे, भैया गुरुजी आप रिटायर करके जाइए, बैठिए, ऐश करिए। इसके अलावा जो है नवाब ऑफ बंगाल के साथ जो सेटलमेंट हुआ उसके थ्रू जो है अब इनको जो है दीवानी का राइट मिल गया। मतलब कि अब जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरे का जो है टैक्स कलेक्शन का राइट इनको मिल गया। टैक्स पूरा कलेक्ट करेंगे, 24 परगना का जमींदारी भूल जाओ। और फिर उसके बाद जो है नवाब ऑफ बंगाल और जो मुगल एम्पायर थे इनको जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया गया। अब इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अब बंगाल में जो है डुअल गवर्नमेंट बनी, दोहरी सरकार बनी, ठीक है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था, दूसरी तरफ निजामत का राइट। निजामत मतलब हो गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्रिमिनल जस्टिस जो है वो इंश्योर करना। इसके अलावा जो है जो फ्रंटियर्स जो हैं, जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना, ये सब जिम्मेदारी नवाब को दे दी गई, ठीक है। और इसके बदले में जो है ब्रिटिशर्स उनको सालाना एक पैसा दे देते थे कि इतना पैसा लो और ये सब काम करो। तो बेसिकली डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम में क्या हो रहा है कि सारा पैसा जो है, जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो रहेंगे अब ब्रिटिशर्स के पास, मोर प्रिसाइजली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये रहेगा पावर, और दूसरी तरफ जो है राजकाज चलाने का काम जो है वो नवाब के हाथ में रहा। तो टेक्निकली नवाब क्या हो गया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजर बन गया बेचारा, अपना कुछ नहीं रहा उसके पास, इतना पैसा दे दिए चलिए सब काम करवा के रखियो। ओके, अब ये जो डुअल गवर्नमेंट का जो अरेंजमेंट था, ठीक है, वो जो है 1772 में ख़त्म कर दिया गया। कलकत्ता को उसके बाद जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की जो प्रेजेंस थी उस पावर के लिए, या ब्रिटिश पावर जो थी इंडिया में, उसके राजधानी के तौर पर जो है कलकत्ता को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना। बाद में जाकर ऑफ कोर्स 1911 में जो है दिल्ली को इंडिया का कैपिटल बनाया गया था। तो इस तरीके से जो है ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो चलती है 1764 से लेके 1772 तक, करीब 7-8 साल के लिए चला। लेकिन जब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे तो उन्होंने जो है इस ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। अब सीधा के सीधा जो है पूरा बंगाल प्रोविंस जो है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था, जिसकी राजधानी जो है कलकत्ता बनाई गई। Okay, so well, this is about the early stage, the Bengal conflict of East India Company, and next we will look at like their Mysore, Maratha, and other like conflicts that Britishers entered into and won actually, and managed like subjugate India gradually but surely.